हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है फिलिप सर की क्लासेस में। और आज हम लोग 12th क्लास की यूपी बोर्ड इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर, जिसका हेडिंग है अ गर्ल विद अ बास्केट, और जिसको लिखा है विलियम सी डगलस ने, उसकी पूरी स्टोरी जो है उसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग जानेंगे स्टूडेंट्स। और बहुत अच्छी तरह से उसकी स्टोरी जो है वो मैं आपको हिंदी में वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन मैं आपको एक एक चीज़ उसकी समझाऊंगा। बहुत ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखिएगा स्टूडेंट्स, और बहुत अच्छी तरह से इस कहानी को समझने की प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब हम कहानी को समझ जाते हैं अपनी भाषा में तो फिर उसमें से चाहे कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए और कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए, हम उसको बहुत ही अच्छी तरह से उसका जवाब, उसका आंसर हम दे सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए, ताकि ऐसे बहुत से ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ट्यूशन पढ़ने के और बाकी चीज़ों की सहूलियत नहीं है, वो इस वीडियो से अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, ये स्टोरी है अ गर्ल विद अ बास्केट, जो एक मैंने फ़ोटो आपको सेंड की है, इसको शेयर की है, इसको देखिएगा, अ गर्ल विद अ बास्केट। और ये विलियम सी डगलस हैं, जो एक राइटर नहीं थे बल्कि एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, जिन्होंने ईयर 1950 में इंडिया विज़िट पे वो आए थे, भ्रमण पे आए थे। पार्टीशन के बाद की बात है, और यहाँ पे वो जो एक प्रभाव एक छोटी 9 साल की लड़की ने उनके ऊपर डाला, हिंदुस्तान के बारे में उनको जो उसके द्वारा समझ मिली, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने इस कहानी में किया है। आइए स्टूडेंट्स, सीधे हम लोग इस स्टोरी की तरफ चलते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन एंड देन बाय कार टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन located on a 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way stations. At every stop I swung open the door of my compartment and walked the platform. लेखक यहाँ क्या बताते हैं कि वो नई दिल्ली से हिमालय के लिए जा रहे थे, बरेली तक वो रेलगाड़ी से, और फिर कार से रानीखेत तक उनको जाना था, जो कि बर्फ़ से ढके हुए हिमालयों की ऊंचे ऊंचे चोटियाँ थीं, जहाँ पे अंग्रेज़ी फ़ौज की पहाड़ी छावनी थी पुरानी बनी हुई। और वो बताते हैं कि रेलगाड़ी जो थी वो एक पैसेंजर ट्रेन थी और बहुत ही धीमी गति से जा रही थी, और हर एक स्टेशन पे वो रुकती चलती थी, और जहाँ भी कहीं वो रुकती थी वो अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोल देते थे और प्लेटफॉर्म पर घूमने के लिए बाहर उतर जाते थे। The platforms were packed with people, Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk our world affairs and every major topic the news of the day produced. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. यहाँ लेखक बताते हैं कि प्लेटफॉर्म लोगों से ठसाठस भरे हुए थे, जिनमें सिख, हिंदू, फौजी, व्यापारी, कुली, फेरी वाले, भिखारी, बहुत सारे लोग उसमें थे, और लगभग प्रत्येक व्यक्ति जो था वो नंगे पैर था और ढीले ढाले सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हुए थे। और वो बताते हैं कि उन्हें बातचीत करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जब वो 3 लोगों से कम बात करते थे तब उन्हें कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलता था जो अंग्रेज़ी भाषा को उनकी समझ सकता था और अंग्रेज़ी भाषा में उनको जवाब दे सकता था, उनसे बात कर सकता था। और इस प्रकार वो जनता के विचारों को जानने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो भारत राष्ट्र के नब्ज़ को पहचानना चाह रहे थे। The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. This was the plain of Upper Ganga River, 1,000 feet above sea level, but tropical. और वो बताते हैं कि वो रास्ता भारतवर्ष के सबसे ज़्यादा समृद्ध कृषि क्षेत्रों से होकर जाता था, और ये गंगा नदी का ऊपरी मैदान था जो समुद्र के स्तर से 1,000 फुट ऊंचा था। द गंगा was brown silt swollen with flood waters, its overflow inundating thousands of acres of rice. To the north were jungles, great expanses of grass higher than a man's head, and unbroken except
for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras। और वो बताते हैं कि ये ऐसा इलाका था जहाँ पर बहुत गर्मी और बहुत बरसात पड़ती थी। भूरी रेत वाली गंगा बाढ़ से उफन रही थी और उसका उफान जो था वो चावल के हज़ारों एकड़ की फसल को पानी से भरे हुआ था। उत्तर की ओर जंगल थे और आदमी के सिर से ऊंची घास का लगातार अति विशाल विस्तार वहाँ पे था। और ऐसे जंगल थे जो शेरों, हाथियों, अजगरों और काले नागों का घर था। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियन ट्री और बाय रोज ऑफ पाका ट्रीज shaped like elms and having thick twisted trunks. Hot humid air was moving in from the southwest. Monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, swung off trees at the stations looking for food. The villages we passed had walls made of mud mixed with water and cow dung. Their peaked roofs were thatched, bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters. That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over drab walls। और वो बताते हैं कि वो सब जगह जो थी वो एक सपाट मैदान था, एक जो क्षितिज तक फैला हुआ था, लेकिन कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के पेड़ और पाकड़ के पेड़ों की पंक्तियां थीं। और बताते हैं कि बहुत सारे बंदर थे और उनमें कुछ माँ बंदरियां थीं जो अपने बच्चों को अपने से चिपकाए हुए थीं और भोजन की तलाश में पेड़ों से स्टेशन के ऊपर कूद रही थीं। और जिन गांवों में से वो होकर गुजर रहे थे उनकी दीवारें पानी और गोबर मिली हुई मिट्टी से लिपी हुई थीं और उनकी जो छतें थीं वो बांस के डंडों पर घास के पूले बांधकर उनको कस के उसको छप्पर बनाया हुआ था। और उनकी दीवारों पर उगी हुई कद्दू की बेलें थीं जिसमें पीले रंग के फूलों से वो बेलें लदी हुई थीं। At one station, my routine of talking with the people was interrupted. As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. They were selling baskets, hand-woven reed baskets with simple designs and patterns. They held the baskets high, shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire। और वो बताते हैं कि स्टेशन पर लोगों से बातें करने का उनका सिलसिला टूट गया। जैसे ही वो नीचे उतरे, छोटे छोटे बच्चों के एक झुंड ने आकर उनको घेर लिया और वो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे। टोकरियों को ऊपर उठाकर वो अब जो भी कुछ चिल्ला रहे थे वो उनकी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उनकी अभिव्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे कि वो बच्चे उनको अपनी टोकरियां बेचना चाहते हैं। These were refugee children. When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanaticism. They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell। और वो बताते हैं कि वे जो बच्चे थे वे शरणार्थी बच्चे थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ तो लाखों लोगों ने अपने पुराने घरों को छोड़ दिया और नए घरों की खोज में इधर उधर भटकने लगे। और धर्मांधता के डर से 90 लाख लोग, जो सरकारी आंकड़ा है वो बताते हैं कि 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और भारत की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। और इसी तरह से लाखों लाख लोगों ने भारत को छोड़ा और पाकिस्तान जाने का अपना सफ़र शुरू किया। और जब ये सफ़र शुरू किया तो वो लोग बहुत गरीब थे और उनकी यात्रा बहुत लंबी थी, जो पैदल उनको सफ़र उनको पूरा करना था। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वो और भी ज़्यादा गरीब होते गए, क्योंकि उनके पास सिर्फ थोड़ा सा खाना था और थोड़ी सी चीज़ें थीं। शीघ्र ही उनका खाना पीना सब समाप्त हो गया और भूख और कमज़ोरी से वे लोग सड़क पे किनारों पे गिरने लगे और जहाँ वे गिरते जाते थे वहीं वे मरते जाते थे। कोई भी उनको देखने वाला नहीं था। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives for the annual income of an agricultural family.
does not exceed on an average $100 a year. The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week. There is one meal a day: an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. No tea, no coffee, no fat, no sweets, no meat. $100 a year is not $2 a week. Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. और वो बताते हैं कि टोकरियां बेचने वाले बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे। वे शहरों में इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने छोटी छोटी दुकानें लगाकर, साधारण वस्तुएं बनाकर, भीड़ भाड़ वाले बाज़ारों में बेचकर अपनी रोज़ी कमाने की कोशिश में लगे हुए थे। कपड़े और घास के बने हुए उनके घर थे जिसमें वो लोग रहा करते थे। उन्हें एक दिन में खाने के लिए सिर्फ एक ही टाइम का भोजन मिलता था, जिसमें एक प्याज होती थी, रोटी का एक टुकड़ा, दूध के साथ एक कटोरी भर दाल और शायद बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर ही उनको प्राप्त होता था। ना वो चाय मिलती थी उन्हें, ना कॉफ़ी, ना घी, तेल, मिठाई, मांस, इसमें से कोई भी चीज़ खाने के लिए उनको मिलती नहीं थी। और उन लोगों को ये टोकरियाँ बेचकर इतनी छोटी सी रकम कमा लेना भी एक उनके लिए बहुत बड़ा कठिन काम था। निसंदेह यही कारण था कि ये छोटे छोटे बच्चे टिड्डियों की भांति उस अमेरिकी व्यक्ति पे टूट पड़े थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये अमेरिका का जो निवासी है, जो विदेशी है, ये उनका सबसे अच्छा ग्राहक हो सकता है। I bought one tiny basket for a few annas, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely sewing basket for a rupee, a few fans for an anna or two apiece. My arms were filled and I had not spent 50 cents. The children passed in shouting their wares. I was a prisoner, completely surrounded, unable to move. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. She had a lovely basket with handle and she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents. She was an earnest pleader. There were tears in her eyes. She pleaded and begged in tones that would wring any heart. और वो बताते हैं कि मैंने कुछ टोकरियां खरीदी और कुछ पंखे खरीदे और उनके 50 सेंट्स भी उसमें खर्च नहीं हुए, और बताते हैं कि उनकी दोनों बाहें भर गईं उस सामान से जो उन्होंने ख़रीदा था। उसके बावजूद भी अपने अपने सौदों की आवाज़ें लगाते हुए बच्चे लगातार उनके करीब आते चले जा रहे थे। पूरी तरह से वो ऐसे घिर चुके थे, उनको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक कैदी बन चुके हैं। लेकिन उसमें सबसे अधिक मेहनती और ज़ोर देकर सामान बेचने वाली एक 9 साल की छोटी सी सुंदर लड़की थी, जो ठीक उनके सामने खड़ी थी और उसके पास हैंडल वाली एक प्यारी सी टोकरी थी। वो उसके लिए 1.5 रुपये मांग रही थी। उसकी याचना में बड़ी लगन थी और उसकी आंखों में आंसू थे, और वो जिस स्वर में विनती और याचना कर रही थी, उससे जो लेखक हैं उनका हृदय पिघल गया था। My arms were full, I had no room, let alone any need for another basket. Balancing my baskets and fens on my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl had imploringly before me. I tried to explain that I could not buy the basket. और वो बताते हैं कि उनकी बाहें पूरी भरी हुई थी, आवश्यकता भी नहीं थी उनको किसी दूसरे बास्केट की, और ना ही उनके पास किसी दूसरी टोकरी के रखने के लिए कोई स्थान था। अपनी सारी टोकरियों और पंखों को उन्होंने अपनी बाई बाह पे टिकाया और अपने कोट के दाहिनी जेब में हाथ डाला और एक मुट्ठी भर रेज़गारी उसमें से निकाली, और सब मिला के उनको लगता है कि वो 15 सेंट्स होंगे, और उसको उन्होंने उस बच्ची के टोकरी के अंदर डाल दिया। और वो ये उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे तुम्हारी इस बास्केट की ज़रूरत नहीं है। बट एक्सटेंडेड द ग्रेट्यूटी एज अ सब्सटीट्यूट, आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन रेज्ड हर चिन, रीच्ड इनटू द बास्केट एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ अ लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, आई बॉट द बास्केट। शी वाइप्ड हर आइज, smiled and dashed down the platform, headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. और उसके बाद वो जो लड़की थी, उसको बहुत समझाने के बाद भी जब उसको समझ में नहीं आया, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध कर दिया है उस लड़की को वो पैसे उपहार स्वरूप दे के। 9 वर्ष की उस छोटी सी बालिका ने, जो कि चिथड़ों में उस समय पहने हुए थी कपड़े और भुखमरी की कगार पे थी, उसका चेहरा अपना उसने ऊंचा किया, टोकरी के अंदर हाथ डाला
और एक संभ्रांत महिला के पूरे गर्व और शान शौकत के साथ उसने सारे पैसे लेखक को वापस कर दिए। और अब लेखक के पास कुछ भी और ऑप्शन नहीं बचा, सिर्फ यही उसके पास एक रास्ता बचा कि उसको उस टोकरी को ख़रीदना पड़ा। और जैसे ही उन्होंने उस टोकरी को ख़रीदा और उसको पैसे दिए, उस लड़की ने अपने आंसू पोंछ डाले, वो मुस्कुराई और घास के किसी झोंपड़ी की तरफ जाने के लिए प्लेटफॉर्म से नीचे उतर के तेज़ तेज़ दौड़ती चली गई, जिस परिवार के पास शायद आज रात खाने के लिए 30 सेंट्स होंगे। और वो बताते हैं, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप. They also have a passion for independence. This beautiful child, born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. और वो बताते हैं कि जब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री उस समय के जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे हुई, तो उन्होंने इस कहानी को उनको सुनाया और लेखक ने उन्हें बताया कि यही एक कारण था जिसने उन्हें भारतवर्ष से प्रेम में डाल दिया था। वो बताते हैं कि जो भी लोग उन्होंने भारत में देखे, उनमें चाहे वो गांव में रहने वाले हों, चाहे शहर में, चाहे नीचे पदों पे हों या ऊंचे पदों पर, वो सब गर्व तथा सद्व्यवहार और नागरिकता के प्रति एक जीवंत भावना रखते थे। उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र भावना भी थी। और ये सुंदर लड़की जो 9 साल की थी, जो गंदे स्थान तथा निर्धनता में पैदा हुई, जिसने कभी भी कहीं किसी प्रकार की कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की और जो सद्व्यवहार और व्याकरण में बिल्कुल अशिक्षित थी, उस छोटी सी प्यारी लड़की ने उन जो लेखक हैं उसको भारत के जीवंत आत्मा की एक झलक दिखा दी। और जिस चीज़ को वो देखने आए थे कि भारत की नब्ज़ पकड़ने, वो उस छोटी लड़की ने उनको दिखा दिया। बच्चों, मैं सोचता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। इस वीडियो को बार बार देखिए इस कहानी को समझने के लिए, और इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।